Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day, right? So I welcome you all to Deepak Verma mathematics classes and guys today we are going to learn about radical axis. ठीक है, सर्कल चैप्टर चल रहा है, सभी को पता है ना? उसके अंदर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सिस, राइट? एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सर्कल. गॉट इट? तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. लास्ट लेक्चर में यार हमने कॉमन टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना? काफी कुछ पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर. और लास्ट हमने ये एक एग्जांपल किया था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स. ये दो सर्कल दे रखे हैं एंड ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इफ प्रेजेंट, राइट? याद आया? जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है उनको पता चल गया होगा, याद आ गया होगा. जिन्होंने नहीं देखा है कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो कोई बात नहीं यार, देख लो, प्रॉब्लम क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं. रेडिकल एक्सिस. तो रेडिकल एक्सिस होती क्या है जल्दी से देखते हैं एक बार. आप तो यहाँ देखो, ये दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं. हाँ जी, ये सर्कल S1 है. तो यहाँ पे हमने इसकी जर्नल इक्वेशन ली है, जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ठीक है, G1 F1 C1 बोल रहे हैं. मतलब इसका जो सेंटर होगा ना, जो इसका सेंटर होगा यहाँ पर, सेंटर क्या हो जाएगा? -G1 -F1. ठीक है, और जो कांस्टेंट है वो C1 है. यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा? -G2 -F2. गॉट इट? और कांस्टेंट है उसको C2 बोलते हैं. मतलब इसलिए हमने यहाँ पे इसको G2 F2 C2 बोला. ये बात समझ में आ गई? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में सर्कल कंसीडर किया है. अब रेडिकल एक्सिस होता क्या है वो समझो. तो मान लो यहाँ पर एक कोई वेरिएबल पॉइंट है P H K. ये एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब ये कहीं भी जा सकता है अभी. ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है जब तक हम इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेरिएबल है, फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है. अगर हमने एक कंडीशन लगा दी कि ठीक है ये इस कंडीशन के अंडर ही मूव करेगा, फिर तो उसको वहीं जाना पड़ेगा जहां हम बोलेंगे. मतलब कंडीशन हम ही बता रहे हैं ना, तो जहां हम बोलेंगे वहीं जाएगा फिर वो. समझ में आ रहा है? तो कंडीशन क्या लगा रहे हैं? रेडिकल एक्सिस ऑफ टू circle S1 equals to 0 and S2 equals to 0 is a locus of a point which has equal power with respect to the circle. ठीक है, मतलब बराबर पावर होनी चाहिए. अब पावर क्या होता है यार, ये तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं ना. S1 को ही पावर बोल रहे हैं. S1 क्या है? जो भी आपको कर्व दिया हुआ है उसमें वो पॉइंट पुट कर दो. ठीक है, उसी को S1 बोल रहे हैं, उसी को पावर बोल रहे हैं. सो S1 equals to S2. गॉट इट? S1 calculated at point HK, S2 calculated at point HK, राइट? तो अगर ये बराबर है तो जो भी लोकस बनेगा that will be radical axis. Got it? अब क्या लोकस बनेगा वो देख लेते हैं. ठीक, लोकस एक कर्व बनेगा, वो कर्व कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होगा. तो SHK का क्या मतलब है? h² प्लस k² प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1, है ना? यही तो मतलब होगा. और यहाँ पर S2hk का क्या मतलब है? h² प्लस k² प्लस 2gh प्लस 2f2k प्लस c2. सही बात है. अब यहाँ से आप देख सकते हो यार, h² k² कैंसिल हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है. और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. यहाँ पे फिर ऐसे लिख दो 2g1x 2f1y प्लस C1, और राइट साइड से क्या बचा? 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2. ठीक है, सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ. तो भाई यहाँ से x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया, 2g1 माइनस 2g2 x कॉमन, इसमें से और इसमें से कॉमन आ गया. अब यहाँ से और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा. सो 2f1 माइनस 2f2 y कॉमन. ठीक है, ये C2 इधर आ गया, तो C1 माइनस C2. यार अब ये बेसिकली है क्या? ये तो S1 माइनस S2 ही बन गया ना, क्यों? है ना? तो ये S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 बन गया. अब ये तो आप देख भी सकते हो, ये एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन आ रही है ना? इट मींस कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, यानी कि जो लोकस बन रहा है वो तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना? सो रेडिकल एक्सिस क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? S1 माइनस S2 आप देख सकते हो एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन आ रही है. इसका मतलब क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस. यानी जो लोकस बनेगा
वो एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ठीक है, अब लोकस कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। इधर देखो, अब ये कुछ पॉइंट्स है, इनको नोट करना है। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर था, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट था हमारे पास पी एच के। ठीक है, जो लोकस बना है ना बेटा यहाँ पर, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस है। जो लोकस तो हमने अभी निकाल के भी देखा, वो एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन आई, वहां से पता चला कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब जो वो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी बनेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट लोगे तो पावर बराबर आएगी। ठीक है, सो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। नोट 1, रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स। तो एक सेंटर ये है C1, दूसरा सेंटर C2 है, इन दोनों को ज्वाइन किया। तो जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2। गॉट इट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है सर, ऐसे मजा नहीं आया, मतलब कि प्रूफ करके दिखाओ। ऐसे बात हजम नहीं हुई, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसे कैसे? तो ठीक है, प्रूफ करके दिखा देते हैं। अब देखो इधर, स्लोप निकाल लिया। अच्छा अब यार दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इतना तो पता होगा ना कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है, स्लोप्स के बीच में रिलेशन क्या है, m1 इंटू m2। अगर ये -1 आ गया फिर हम बोल सकते हैं कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है ना। तो पहली बात तो मुझे ये जरूरत है नहीं कि मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाऊं, तो ये अब आप काम खुद भी कर सकते हो, बिकॉज रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास है। ये इक्वेशन आप निकाल सकते हो या फिर यहाँ से स्लोप निकाल सकते हो। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हमें मिल चुकी है, वहां से आप स्लोप निकालो और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करो, है ना। अगर प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो ठीक है, हो गया प्रूफ। सही है, तो ठीक है, वही किया है हमने यहाँ पर। देखो, सो स्लोप ऑफ C1 C2, इसका स्लोप निकाल लो। कैसे निकालते हैं, y2 - y1 ओवर x2 - x1, ऐसे तो निकालते हैं। तो यह हो जाएगा आपका f1 - f2 ओवर g1 - g2। ठीक है, रेडिकल एक्सिस की स्लोप ये आ गई आपकी -2 g1 - g2 डिवाइडेड बाय 2 f1 - f2। अब ये कहां से आ गई, आप इधर देखो, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकाली थी, ये रही इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन है ना। तो भाई यहां से इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अभी ये इस फॉर्म में लिखी है, ax प्लस dy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखी हुई है। सही है, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप होता है डेट विल बी -a/b, ये स्लोप हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, तो बस यही लगा लो। तो यहीं से आया है रेडिकल एक्सिस का स्लोप। समझ में आ गया, तो ये स्लोप आ गया। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो स्लोप ऑफ C1 C2 इंटू स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, यू कैन सी कि भाई यहाँ से आपका F1 F2 कैंसिल, G1 G2 कैंसिल और -1 बच गया। तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया। इस बात का मतलब क्या है, रेडिकल एक्सिस सेंटर, इसके लाइन जॉइनिंग सेंटर्स परपेंडिकुलर है ना। गॉट इट, आई होप कि समझ में आ गया है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, एंड नोट दिस पॉइंट ऑल्सो, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि रेडिकल एक्सिस क्या है, लोकस है, इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose power from two circle is equal, right? यानी S1 इक्वल्स टू S2, राइट, S1 इक्वल्स टू S2, यही तो पढ़ा है हमने। तो अगर मैं अंडर रूट ले लूं, अब याद आया ये क्या होता है, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, अंडर रूट S1 इज व्हाट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अंडर रूट S2 इज व्हाट, हियर लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। तो अगर हम रेडिकल एक्सिस के ऊपर यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेना, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी वो बराबर आएगी। अब रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, लोकस ऑफ अ पॉइंट whose length of tangent is equal from two tangents। Got it, समझ में आ रहा है। तो बस इसको नोट कर लो, फॉर एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, ठीक, S1 इक्वल टू S2 एंड इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड बोथ द सर्कल्स, और अगर दोनों सर्कल के बाहर की तरफ है, मतलब रेडिकल एक्सिस ऐसी है, ठीक,
फिर तो क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगी। समझ में आ गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या मतलब है इससे कि दोनों सर्कल से बाहर है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अंदर भी जा सकती है क्या रेडिकल एक्सिस, या टच कर सकती है क्या सर्कल को रेडिकल एक्सिस? ठीक है, बी पेशेंट, सब कुछ पढ़ाएंगे, अभी आगे चलने दो। ठीक है, अभी तो यहाँ पे सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग है, अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो रेडिकल एक्सिस ऐसी ही होगी दोनों सर्कल के बाहर की तरफ। ठीक है, और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके परपेंडिकुलर भी होगी, और इसके ऊपर आप कोई पॉइंट लेते हो तो वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर भी होगी। इतना समझ में आ गया। आगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल, ठीक है, देखो इधर, अब अगर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल तो यहां पर जो कॉमन कॉर्ड होती है उसी को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो याद रखें, फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स देयर कॉमन कॉर्ड इज देयर रेडिकल एक्सिस। गॉट इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रेडिकल एक्सिस बाहर की तरफ नहीं है दोनों सर्कल के। ठीक है, कॉमन कॉर्ड को ही रेडिकल एक्सिस बोल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लो सर्कल टच कर रहे हैं। अब सर्कल टच कर रहे हैं तो या वो तो दो तरीके से टच कर सकते हैं, या तो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली टच करेंगे, राइट। सो अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, मान लो पहला सर्कल ये है और ये वाला आपका दूसरा सर्कल, तो ये इंटरनली टच कर रहे हैं, सही है। तो इस केस में जो कॉमन टेंजेंट होगी वही आपकी रेडिकल एक्सिस होती है। इज इट क्लियर? जब इंटरनली टच कर रहे हैं तो दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस के सेम साइड पर होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ, यहां पर जो सर्कल्स हैं वो आउटसाइड टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो यहां भी जो कॉमन टेंजेंट है वही आपकी रेडिकल एक्सिस होगी। इज इट क्लियर? और यहां पर जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सेंटर्स जो है वो रेडिकल एक्सिस के अपोजिट साइड में होंगे। इज इट ओके? आई होप कि पॉइंट समझ में आ गया। सो इफ सर्कल्स आर टचिंग देन रेडिकल एक्सिस विल बी कॉमन टेंजेंट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पॉइंट, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर मैं आपको दो सर्कल दूं, हमेशा ही एग्जिस्ट करती है रेडिकल एक्सिस, लेकिन एक्सेप्शन यहां भी है। ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। व्हेन सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, देखो यहां पर सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं और ये दोनों सर्कल कैसे कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, तो यहां पर कोई रेडिकल एक्सिस पॉसिबल नहीं है। नो रेडिकल एक्सिस इज पॉसिबल, रिमेंबर दिस एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहां पर भी आप देख सकते हो सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है। ठीक है, इफ अ सर्कल इज कंटेन्ड in other circle but not concentric then radical axis will exist, but यहां पर radical axis दोनों सर्कल के बाहर की तरफ होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये देखो, एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस, अगर हम रेडिकल एक्सिस के ऊपर कहीं भी पॉइंट लेते हैं इनसाइड, तो वो कहां पर लाई करेगा, या तो वो दोनों सर्कल के ऊपर अंदर लाई करेगा या फिर दोनों सर्कल के बाहर लाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सर्कल के अंदर कर रहा है और दूसरे सर्कल के बाहर। ठीक है, जैसे ये वाला केस देखो, ऐसा एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये वाली रेडिकल एक्सिस है, नो, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर बिकॉज अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, ये तो सर्कल S1 के तो अंदर हो गया है ना, बट सर्कल S2 के तो बाहर है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो नोट 7 ये हम कर चुके हैं। If one circle contained inside the other but not concentric, then radical axis will lie outside both the circles. ठीक है, ये नोट 7 मतलब ये वाला केस है। इधर देखो, ये वाला, this one। ठीक है, this circle contained inside this circle and here radical axis will lie outside both the circles. Got it? Is it clear? आगे चलें। अब इधर देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, पॉइंट क्या है देखो इधर, ये एक सर्कल ये रहा हमारे पास S1 इक्वल्स टू 0, एक सर्कल ये रहा हमारे पास S2 इक्वल्स टू 0। ये कैसी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है।
है ना, और ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट P है ना, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मिड पॉइंट है। क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो पॉइंट Q है ना, ये मान लेते हैं कि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मिड पॉइंट है। सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। गॉट इट। तो जो रेडिकल एक्सिस होती है, ये रेडिकल एक्सिस होगी, दिस विल बाइसेक्ट देयर कॉमन टेंजेंट्स। गॉट इट। सो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स बाइसेक्ट्स देयर कॉमन टेंजेंट। गॉट इट। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये रेडिकल एक्सिस आपको मिल जाएगी और वो इन दोनों टेंजेंट को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AB को बाइसेक्ट करेगी और BC को भी बाइसेक्ट करेगी। इज इट ओके? होप समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, यहां से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये देखो, मतलब नोट देखो, एक सर्कल ये है हमारे पास S1 इक्वल टू 0, एक सर्कल ये है हमारे पास S2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक और सर्कल है S3। अब इस सर्कल में खासियत क्या है कि ये जो सर्कल है ना S3, ये इन दोनों सर्कल को S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 को ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, ये खासियत है इसकी। अगर ऐसा है तो भाई साहब यहाँ पर जो सेंटर होगा ना S3 का, जो सेंटर होगा वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। किसकी रेडिकल एक्सिस? S1 और S2 की। S1 इक्वल टू 0 एक सर्कल है, S2 इक्वल टू 0 दूसरा सर्कल है। इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा S3 का। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये रेडिकल एक्सिस बोल रहे हैं बट थोड़ा सा गलत बना हुआ है रेडिकल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे इस सर्कल को टच कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में से ऐसे कहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्शन है यहाँ पर, है ना, सही कर लेना यहाँ पर। जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं उनके लिए, जो नोट्स बना रहे हैं ठीक है उनके लिए तो वो कर ही रहे हैं साथ के साथ, ये इस तरह से जानी चाहिए। सही है? इज इट ओके? मतलब भाई दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ये पॉइंट पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि फिर तो दोनों सर्कल के बाहर की तरफ ही होगी रेडिकल एक्सिस। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। दूसरा कि जो सेंटर है यहां से इन दोनों सर्कल पर टेंजेंट अगर मैं खींचूं तो उनकी लेंथ बराबर होगी, कहीं भी खींच लो। ST1 इक्वल टू ST2 इक्वल टू ST3, सॉरी नॉट SC3। ओके, सेंटर की बात कर रहे हैं ना। C3T1 इक्वल टू C3T2 इक्वल टू C3T1। समझ में आ गया? तो सेंटर से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगी दोनों सर्कल पर, और सेंटर रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। गॉट इट? सेंटर ऑफ सर्कल विच इंटरसेक्ट टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली विल लाई ऑन रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेडिकल सेंटर। हाँ जी, रेडिकल सेंटर निकालने के लिए आता है। अब रेडिकल सेंटर होता क्या है? मान लो आपके पास इस तरह से तीन सर्कल है, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है यार रेडिकल सेंटर निकालना। आप तो क्या करो, S1 और S2 की रेडिकल एक्सिस निकाल लो। मान लो ये आ गई, R12 बोल रहे हैं इसको। ठीक है, इट्स अ रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे निकालते हैं रेडिकल एक्सिस वो तो बता ही चुके हैं, S1 माइनस S2 करके निकालोगे। यहाँ पे ये एक लाइन की इक्वेशन आएगी, है ना। फिर आप यहां से S2 और S3 की भी निकाल दो। S2 एंड S3 इसकी रेडिकल एक्सिस मान लो ये है। ठीक है, R23 बोल दिया इसको। ये कैसे निकलेगी? S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 करके निकलेगी। ये भी एक लाइन है तो इसको L2 बोल दिया। सही है, अब इन दोनों की भी रेडिकल एक्सिस निकाल लो, S1 और S3 की। सो रेडिकल एक्सिस इसको R13 बोल दिया। ये कैसे निकलेगी? S1 माइनस S3 इक्वल टू 0 करके। तीनों ही लाइन की इक्वेशन है। तो जो रेडिकल सेंटर होता है ना, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? रेडिकल सेंटर क्या है? इन तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो रेडिकल सेंटर निकालना है, एक बार ये इक्वेशन ले लो साथ में, सॉल्व को। ये इक्वेशन एक्स वाई में आएगी क्योंकि लाइन की इक्वेशन, ये भी एक्स वाई में आएगी, लाइन की इक्वेशन है। सॉल्व कर लो, तीसरी इक्वेशन में डाल के देख लो, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा।
इस बात का मतलब ये क्या है कि जो रेडिकल एक्सिस है ये सब क्या है, रेडिकल एक्सिस क्या होगी, कॉन्करेंट होगी एट अ पॉइंट, राइट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर। इज इट ओके? अच्छा यहाँ पर ये भी लिखा है L1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है कि यार देखो एक लाइन तो ये आ गई L1, ये वाली आ गई L1, राइट, एक लाइन आपकी आ गई L2 और ये लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में वो याद आ गया होगा आपको, है ना। तो कैसे लिखते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 करके लिखते हैं और यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका 1 है, ठीक है। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको अब हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रेंट एट अ पॉइंट कॉल्ड रेडिकल सेंटर, राइट। अच्छा अगर मैं आपको 3 सर्कल दे दूं और आपसे बोलूं कि ठीक है इसका रेडिकल सेंटर निकालो, यार थोड़ा सा दिमाग अपना यूज कर लेना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर बार पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 3 सर्कल दे दूं और उसका रेडिकल सेंटर आ ही जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि जो उनका सेंटर है, सेंटर निकाल लोगे भाई, 3 सर्कल दिए सेंटर निकाल लोगे तीनों का, है ना, C1 C2 C3 मान लेते हैं। अगर पहले चेक कर लेना कि वो कॉलिनियर तो नहीं है, अगर कॉलिनियर हुए फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर तो रेडिकल सेंटर आएगा ही नहीं। आप यहाँ पर देखो फिगर बना हुआ है, ये सर्कल मान लेते हैं S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0, इनका सेंटर मान लिया C1 C2 C3। तो यहाँ पर हमने इसको कॉलिनियर शो किया है। अगर इस तरह से कॉलिनियर हो जाए सेंटर्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स ही तो है, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएं तो बताओ इन दोनों के रेडिकल, एक मिनट यहाँ पर चलो एक बार मैं लिख देता हूँ यार, ये S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस ये है, इन दोनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसी होगी, तो बताओ इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं ना, समझ में आ रहा है। तो ये तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स आर कॉलिनियर, रेडिकल सेंटर वॉन्ट एग्जिस्ट। इज इट ओके? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें इसको, ओके। तो कभी भी रेडिकल सेंटर निकालने के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एक बार जरूर चेक कर लें सेंटर्स कॉलिनियर तो नहीं है, कहीं आपका बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे सर्कल्स हैं, 3 सर्कल हैं और तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, लाइक दिस, इस तरह से तीनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो S1 S2 की रेडिकल एक्सिस मान लो ये हो गई, R12 बोल दिया। S1 S3 की रेडिकल एक्सिस ये हो गई मान लो, ठीक है, इसको R13 बोल दिया। S2 S3 की रेडिकल एक्सिस ये हो गई मान लो, इसको R23 बोल दिया, ठीक है। तो ये तीनों एक्सिस यहाँ पर रेडिकल एक्सिस यहाँ पे कट कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे ये रेडिकल सेंटर हो जाएगा। इज इट ओके? तो अगर तीनों, देखो मैंने आपको 3 सर्कल दिए, ऐसा पॉसिबल है कि वो तीनों सर्कल आपस में कट ना करें तो रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर सेंटर्स कॉलिनियर हो जाए तो रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर तीनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से तो रेडिकल सेंटर आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं रेडिकल सेंटर वो बता चुके हैं। रेडिकल, आप रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालो, सॉल्व कर लो, गॉट इट? इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, जो रेडिकल सेंटर होता है ना आपका, मान लो सर्कल ऐसे है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं 3, इस तरह से, जो रेडिकल सेंटर से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगी, ये PT2 PT1 एंड PT3 टेंजेंट्स की लेंथ है तीनों, ये तीनों बराबर होगी, ठीक है। रिमेंबर दिस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस वन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। काफी चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, इधर 3 सर्कल्स हैं आपके पास, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, S3 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव अ सर्कल S इक्वल टू 0 which cuts these 3 circles orthogonally, ठीक है। If S equals to 0 cuts S1 equals to 0, S2 equals to 0, S3 equals to 0 orthogonally, remember this, then center of S equals to 0 will be radical center। जो सेंटर होगा वो रेडिकल सेंटर होगा, जो ये बड़ा वाला सर्कल है ना जो ऑर्थोगोनली इनको कट कर रहा है, उसका जो सेंटर होगा वही आपका रेडिकल सेंटर होगा, ठीक है। इज इट ओके?
और रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। दूसरा ये जो अब ये रेडिकल सेंटर है, अब हमें पता है रेडिकल सेंटर से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। CT1 CT2 CT3 ये सब बराबर होगी और यही क्या होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, √S1 करके। गॉट इट। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से इस पर बेस्ड। क्वेश्चन इज लाइक फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑर्थोगोनली ईच ऑफ द सर्कल। S1 एक सर्कल दे दिया आपको, x² + y² - 6x + 8 = 0, और एक सर्कल दे दिया S2 x² + y² - 2x - 2y = 0, राइट। ठीक है, तो पहले भी बोला था, एक पॉइंट लिखवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। दो सर्कल है आपके पास, S1 = 0 S2 = 0। एक सर्कल है जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, क्या बताया था जल्दी से याद करो। जो सेंटर है ना इस वाले सर्कल का, जो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, उसका सेंटर रेडिकल एक्सिस पर लाई करता है, ये बताया था। ठीक है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से भी पास होता है, यहाँ पे बोला हुआ है। इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक, तो पहले तो हम रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसकी इक्वेशन निकालो आप, तो ये तो S1 - S2 = 0 करके आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। S1 - S2 x² y² कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, वी गेट -4x, 8 यहाँ पे तो y है ही नहीं, है ना, सो वी गेट +2y एंड 8 ये इधर आ जाएगा, -7 माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट 15, राइट। सो माइनस भी हटा दो, कॉमन ले लो, 4x - 2y - 15 = 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये जो सर्कल है जो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका सेंटर एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, इसका सेंटर एक्सिस पे लाई करेगा, रेडिकल इस वाली लाइन पर लाई करेगा। तो हमने क्या करा, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, पैरामेट्रिक फॉर्म में कर लो। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में, तो मान लो xt है। अगर xt है यहाँ पे रखो तो यहाँ से y निकाल दो, 4t - 15/2 आ जाएगा। सही है, तो ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है सेंटर है, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटर है। अगर सेंटर है यार, तो आप खुद सोचो, अब जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, मान लो कि ये आपका ओरिजिन है, तो ये रेडियस हो गई, यस और नो, है ना। और सेंटर से लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी भी सर्कल पे निकाल दो, S1 पे निकाल दो या S2 पे निकाल दो, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो भी तो रेडियस है। समझ में आ रहा है, सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों बराबर होंगी, दोनों रेडियस के बराबर होंगी, यस और नो। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये इसको यूज करके हमारे पास t आ जाएगा। समझ में आ रहा है, जब t आ जाएगा तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ गया तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, करते हैं फिर इस काम को जल्दी से। देखो इधर, तो पहले ये तो हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप निकाल सकते हो, √S1 आप कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट का। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है t² + 4t - 15/2 होल स्क्वायर -6t + 8 = t - 0 होल स्क्वायर, मतलब दूसरा पॉइंट ओरिजिन है 0 0। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आई होप कि पता होगा ना, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया जाए, और वैसे भी 10 बार बता चुके हैं। ठीक है, आना चाहिए। सो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास t², और यहाँ से भी 0 है तो 4t - 15/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, t² भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t आ जाएगा आपके पास 4/3। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ये इतना पार्ट आप खुद भी करके देखो। अब t आ गया 4/3, यहाँ रख दो 4/3, 4/3 यहाँ पर भी रखो, है ना, सो यू विल गेट -29/6, तो ये सेंटर आ गया। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करो और ये पार्ट आप खुद करके देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, करके देखो। ठीक, चलिए आगे चलते हो। सेंटर आ गया, रेडियस निकाल लो।
रेडियस क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस, सो 4/3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -29/6 माइनस 0 होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा ऑफ कोर्स, सो यू विल गेट अंडर रूट 16/9 प्लस एंड -29 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 841 और नीचे 6 स्क्वायर दैट इज 36, एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, फाइनली यू विल गेट अंडर रूट 905 अंडर रूट 905/6, गॉट इट। तो ये तो आ गई आपकी रेडियस, राइट। अब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो, कौन सी बड़ी बात है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो होती है सर्कल की इक्वेशन, h के यहाँ पे सेंटर है, सो x माइनस 4/3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का काम कर रहा है -29, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 29/6 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रेडियस है तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर कर रहे हैं 905/36, गॉट इट। तो ये आपका आंसर आ गया, ये उस बड़े वाले सर्कल की इक्वेशन आ गई जो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, आगे चलें बस। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है, ये आप नोट कर सकते हो, अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स, मतलब बहुत सारे सर्कल्स हैं, अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स एवरी पेयर ऑफ विच, बहुत सारे सर्कल्स हैं, एवरी पेयर, ठीक है, मतलब दो दो करके ले रहे हैं, एवरी पेयर ऑफ विच हैव सेम रेडिकल एक्सिस is called a coaxial system of circle, right? So remember this definition of coaxial system of circles, got it? Okay guys, so लेक्चर ये हमारा खत्म होता है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आज का, अच्छे से गो थ्रू करना इसको, ठीक है, नहीं समझ में आता वीडियो दोबारा से देखो, और जहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट होता है वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो। थ्योरी पार्ट करने के बाद, लेक्चर फिनिश होने के बाद आपको क्या करना चाहिए मैं 10 बार ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां मर्जी से करो, वो आपकी हेडेक है, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है सबको। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वेल एंड गुड, करेक्शन साथ के साथ करते जाओ, ठीक। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनके पास ऑप्शन है पीडीएफ डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसमें भी आप लोगों को करेक्शन करनी है, ठीक। ओके, सी यू सून, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी।